बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम जो एसएलओ पढ़ेंगे वो है डिस्क्राइब सेल स्पेशलाइजेशन। ये आपका नया एसएलओ है। इससे पहले 2006 के करिकुलम में ये एसएलओ मौजूद नहीं था, इसलिए आपकी पुरानी बुक्स में भी ये टॉपिक मौजूद नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वो कंसेप्ट है जो बच्चों को पुराने सिलेबस में, जब हम सेकंड ईयर पढ़ा रहे होते हैं ना 12th ग्रेड में, तब बच्चों को थोड़ा रियलाइज होना शुरू होता है कि ये क्या कंसेप्ट है। तो इस नए करिकुलम में ये एक अच्छी चीज ऐड की गई है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आप ग्रेड 12 में जाके 11 में जाके इंट्रोड्यूस करते हो, उन्हें जल्दी ही यहां प्रॉपर एसएलओ के थ्रू ऐड कर दिया गया। अब सेल स्पेशलाइजेशन जो है, इसे अगर आपने समझना है तो आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स पहले अंडरस्टैंड करना होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब स्टूडेंट्स हैं। जब आप ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक के स्टूडेंट रहते हैं तो आप सभी कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, और हर बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ता है जो उसके क्लास फेलो में बाकी तमाम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, सभी ने एक जैसा कोर्स पढ़ना है। लेकिन आप जैसे ही ग्रेड 9 में आते हो, 9 और 10 के अंदर अब आप देखते हो फर्क आएगा। अब आपके पास दो ग्रुप्स बन जाएंगे या तीन ग्रुप्स बन जाएंगे। एक आर्ट्स वाले साइड पे हो जाएंगे, दूसरे आपके पास वो होंगे जो कंप्यूटर ऑप्ट करेंगे, और तीसरे वो होंगे जो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे। लेकिन आप जैसे ही मैट्रिक के बाद एफएससी में आते हो, मजीद फर्क आ जाता है। अब आपके पास आर्ट्स वाले जो हैं उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि वो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। इसी तरह आपके पास जो कंप्यूटर वाले बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक में कंप्यूटर रखा था, उनके पास ऑप्शन है कि वो आईसीएस कर लें। अब वो कंप्यूटर भी नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ेंगे। फिर आपके पास वो बायो वाले बच्चे आते हैं जिन्होंने मैट्रिक में बायो ऑप्ट की थी। अब उनके पास ऑप्शन रह जाती है, या तो वो बायो छोड़ दें और मैथ और केमिस्ट्री पढ़ें, उन्हें आप कहते हो ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन रह जाती है कि आप मैथ छोड़ दो, बायो और केमिस्ट्री पढ़ो, तो आप उन्हें प्री मेडिकल के स्टूडेंट कह देते हो। फर्क देख रहे हो? जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रही है, फर्क आ रहा है। फिर अगर आपने बायो रखी है और बायो रखने के बाद आप एफएससी करके यूनिवर्सिटी जाते हो, अब आपके पास मजीद ऑप्शंस होंगी। अब आप किसी एक डिग्री को सिलेक्ट करोगे। आप चाहो तो बायोकेमिस्ट्री में मजीद डिटेल में पढ़ लो, चाहो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लो, चाहो तो एमबीबीएस कर लो, चाहो तो वेटनरी मेडिसिन के अंदर जानवरों के जो डॉक्टर हैं उसे पढ़ लो। मल्टीपल फील्ड्स हैं, लेकिन आप कोई एक सिलेक्ट करोगे। आप अब ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हो, ज्यादा नैरो हो गए हो, आपकी मजीद स्पेशलाइजेशन हो गई है। और फर्ज करो अगर आपने एमबीबीएस किया, अब एमबीबीएस में आपने तमाम ह्यूमन बॉडी को जनरली पढ़ना है, लेकिन 5 साल एमबीबीएस करने के बाद और 6ठे साल हाउस जॉब करने के बाद जब आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, अब आपके पास फिर आगे से स्टडी है कि पूरी ह्यूमन बॉडी को जो आपने जनरली पढ़ा है ना, इसमें से किसी एक सिस्टम को या ऑर्गन को डिटेल से पढ़ लो। फिर आप क्या करते हो, पूरी ह्यूमन बॉडी में से कोई एक सिस्टम सेलेक्ट करते हो और उसको डिटेल से पढ़ते हो। जैसे अगर आपका हार्ट में इंटरेस्ट है तो आप कार्डियोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो, आप हार्ट को पढ़ते हो। और जब आप हार्ट को पढ़ते हो तो आप इतने स्पेशलाइज हो चुके होते हो कि आपको ह्यूमन बॉडी में हार्ट से रिलेटेड एक एक चीज पता होती है। आप उस पर सर्जरी भी कर सकते हो। आपको कहा जाता है आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कार्डियक सर्जन हो। और अगर आपने नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे यहां आपने स्पेशलाइजेशन की है, तो अब आपको पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का इल्म है और आप ब्रेन सर्जरीज कर सकते हो। तो आप क्या हो जाते हो? न्यूरो सर्जन हो जाते हो। ये जो मैंने आपको ग्रेड 1 से सर्जरी तक का सफर करवाया है बच्चों, इसी का नाम स्पेशलाइजेशन है। बात समझ रहे हो? शुरू में कॉमन स्टडीज थी, जैसे जैसे ग्रेड बढ़े हम फर्क करते चले गए, ताकि एट द एंड जब आप स्पेशलाइज हो तो किसी एक टॉपिक पे आपकी कमांड हो। बाकी टॉपिक्स का आपको इतना नहीं पता होगा, हालांकि आपने एमबीबीएस में ह्यूमन पढ़ा है, लेकिन अगर आप कार्डियक सर्जन हो तो आप जितना डिटेल से हार्ट के बारे में जानते हो, आप उतनी डिटेल से बाकी बॉडी ऑर्गन्स को नहीं समझते।
ये आपके पास होती है स्पेशलाइजेशन। यही कंसेप्ट ह्यूमन बॉडी में भी है। हम एक सेल होते हैं स्टार्ट में, जब लाइफ का सफर स्टार्ट होता है तो हम एक सेल होते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। अब ये एक सेल आपके पास पूरा ह्यूमन बना देता है, तो ये भी क्या है? स्पेशलाइजेशन है। कैसे हो रहा होता है? अभी हमने एक दो नॉलेज इसी टॉपिक पे पढ़ने हैं। इस टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखो, जिसमें हम क्विकली कुछ सेकंड्स के अंदर ये जो जर्नी है इसे जरा देखते हैं कि कैसे एक सेल एक ह्यूमन बेबी बनाता है। वीडियो आपके पास है, इसे आपने खामोशी से ऑब्जर्व करना है। स्टार्ट की हुई, हम पीछे भी कहीं ये चला चुके हैं वीडियो, बस आपने ऑब्जर्व करना है। ये देखो, ये शुरू में दो सेल्स आए, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। अब इनमें से एक मेल गैमीट जाके एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन हो गई है। जैसे ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिला, ये जो अब आपके पास स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों आप कहते हो जाइगोट। ये वो पहला सेल है जहां से लाइफ ने अब स्टार्ट करना है, या ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट ने स्टार्ट होना है। ये अब जाइगोट देखो डिवाइड करेगा, एक से दो सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहां पे पता है क्या होगा? कि सिर्फ सेल डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी तादाद नहीं बढ़ रही, बल्कि यहां सेल्स की स्पेशलाइजेशन होगी। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते जाएंगे, इनमें फर्क आता जाएगा। कुछ सेल्स वो होंगे जो फ्यूचर में आपका नर्वस सिस्टम बनाएंगे, कुछ सेल्स वो होंगे जो कार्डिक सिस्टम बनाएंगे, कुछ वो होंगे जो ब्लड वेसल्स बनाएंगे, कुछ बोन्स बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, मस्कुलर सिस्टम बनाएंगे, स्केलेटन सिस्टम बनाएंगे। ये काम होता है जैसे जैसे सेल डिवाइड करते जाते हैं, इनकी स्पेशलाइजेशन होती है कि इन्हें ऐसे तैयार किया जाता है कि एक सेल कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये देखो, कहां एक सेल और कहां आपके पास एक कंप्लीट ह्यूमन बेबी जो है वो डेवलप कर चुका है। और इस दौरान ना सिर्फ सेल्स की तादाद बढ़ी है, स्लाइड्स पे आए, बल्कि हमने सेल्स में स्पेशलाइजेशन की है। और स्पेशलाइजेशन का मकसद क्या है? कि एक तरह का सेल किसी एक काम को ज्यादा बेहतर करे। जैसे आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को खास तौर पे इस तरह से स्पेशलाइज किया गया कि वो मैसेज को ट्रांसफर करें बॉडी के अंदर। मसल सेल्स को खास इस तरह से स्पेशलाइज किया गया कि वो बॉडी में कंट्रैक्शन का काम करें। रेड ब्लड सेल्स को खास इस तरह से स्पेशलाइज किया गया कि वो ब्लड में बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करें। तो ये आपके पास स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट है। स्क्रीन को जूम करें, आपके पास मैंने ऊपर डेफिनेशन हाईलाइट की है, इसे बच्चों आपने एज सच याद करना है समझ के। दो की वर्ड्स हैं, आपने इन पे फोकस करना है, आपकी डेफिनेशन क्लियर है। हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जहां जेनेरिक सेल, जेनेरिक मतलब जनरल, आम, ठीक है, आम सेल, जेनेरिक सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर। ये दो वर्ड्स हैं, जेनेरिक सेल्स और स्पेसिफिक सेल्स। वो जो स्पेसिफिक सेल्स बनते हैं ना, इनका बॉडी में कोई खास यूनिक फंक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस था जहां पर जेनेरिक सेल्स कन्वर्ट हो गए स्पेसिफिक सेल्स में, क्या फर्क है दोनों में? जो स्पेसिफिक सेल्स हैं ये बॉडी में कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो जेनेरिक सेल्स हैं इनका बॉडी में कोई खास फंक्शन नहीं होता, बल्कि इनमें चेंज लाके हम स्पेसिफिक सेल्स बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों सेल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए एक और लफ्ज आपकी किताब में यूज हुआ है और वो है सेल डिफरेंशिएशन, कि सेल डिफरेंशिएट कर गए, मुख्तलिफ हो गए। जेनेरिक सेल डिफरेंशिएट कर गया है स्पेसिफिक सेल में। ये जो जेनेरिक सेल्स है ना,
जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, आगे हमने इस पे भी एसएलओ पढ़ना है, इनकी भी बड़ी अहमियत है कि ये जो जेनेरिक सेल्स होते हैं, इन्हीं की बदौलत आपकी बॉडी में कई तरह के सेल्स बन रहे होते हैं। तो जेनेरिक सेल्स को हम अलग पढ़ेंगे, ये काम क्यों होता है इसको भी हम नेक्स्ट एसएलओ में पढ़ेंगे। अभी हमने बस समझना है कि ये काम है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो आपके पास आम सेल खास सेल बन गया है। हम अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन है, तो कहते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं ये सब एक सिंगल सेल से बनते हैं, और उस सिंगल सेल को बच्चों हम जाइगोट कहते हैं। अभी एनिमेशन देखी है ना, ये आपके पास सारा वो प्रोसेस है जो मैंने आपको दिखाया कि ये वो सिंगल सेल है फर्टिलाइज एग, जहां स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन की है। इस फर्टिलाइज्ड एग को आप अब जाइगोट कहते हो। ये जो जाइगोट है ये करता है डिवाइड, लेकिन मजे की बात यह है जब ये डिवाइड कर रहा होता है तो इसमें बनने वाले नए सेल स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं, उनको डिफरेंट किया जाता है बाकी सेल से, ताकि वो फ्यूचर के अंदर जाके कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू बना सके। ठीक हो गया। तो हम सब जो हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हमारी जो बॉडी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से होती है। अब आपके पास आने लगा है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आप लोगों ने अगर अभी समझ लिया आपको बहुत फायदा देगा ये कंसेप्ट। ऐसा कैसे होता है, क्वेश्चन आता है कि ये काम हो कैसे रहा है। तमाम सेल्स एक ही तो जैसे हैं, जाइगोट एक है ना, तो जाइगोट जब डिवाइड करेगा और उससे जो नए सेल्स बनेंगे वो भी जाइगोट जैसे ही होने चाहिए। फर्क क्यों आता है? एनी गेस? आप में से कोई बच्चा गेस करना चाहे, किसी को आइडिया है ऐसा क्या बुनियादी डिफरेंस आता है कि सेल्स में स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाती है? ये जेटीएन वाले लगता है वो तारिक अजीज शो में आए होते हैं, इधर सवाल पूछो उधर इनका हैंड रेस हो जाता है। वेरी गुड, जल्दी से। और माइक भी इन्होंने ऐसे ही रखा होता है। जीन्स की वजह से सर। क्या? थोड़ा एलैबोरेट करो, जीन्स की वजह से क्या? सर हर किसी की जीन्स अलग होती है, फिर जीन्स की वजह से डिफरेंशिएट होती है, चेंजेस आती हैं उसकी वजह से। स्टार्ट इनकम्प्लीट है, आगे की बात बता रही हो आप। इससे भी पीछे एक इंफॉर्मेशन है जो आपने मिस की है, लेकिन गुड। द सेंट्रल फातिमा कैंपस, हाँ जी बच्चों, क्या राय है आपकी? ऑर्गेनाइज नहीं जी, ऑर्गेनाइज का रोल बाद में आता है, जीन्स की वजह से है, लेकिन क्या? अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता है आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं सभी में सेम जीन्स हैं, तो फिर फर्क कहां से आया? किड्स एजुकेट कैंपस जी बच्चों। सर वालेकुम सलाम, जल्दी से पार्टिसिपेट करो। सर मियोसिस में क्रॉसिंग होती है। नहीं जी नहीं, वो भी और एक अलग कंसेप्ट है। जेटीएन वालों को मेरी बात से इतराज है कि मैंने ये क्यों कह दिया कि तमाम सेल्स में जीन्स एक जैसे होते हैं। इनकी बाहमी मुशावरत से ये फैसला हुआ है कि सर को कुछ चैलेंज किया जाए। हाँ जी पूछे जेटीएन। सर डीएनए। तो डीएनए जीन्स का ही बना हुआ है ना, डीएनए भी सेम है। चलो जाओ, आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में डीएनए डिफरेंट होता है? ये जिन्होंने हैंड रेस कर लिया है मेरे से क्वेश्चन आंसर हो गए, ये हैंड बाकी बाद में लोअर कर लिया करें, ठीक है? और अल सईद एजुकेशन सिस्टम लास्ट है, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगा। जी अल सईद गर्ल्स। एक्सक्यूज मी सर, एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। कोई बात नहीं बेटा, अब आंसर के साथ ही रिपीट होगा। मेरा क्वेश्चन बच्चों क्या था? एक सिंगल सेल जाइगोट है और उस सेल के पास उसका न्यूक्लियस भी है, ठीक है? और न्यूक्लियस के अंदर ये देखो सिंगल सेल है ना, तो इसके पास न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के पास डीएनए है। अब जब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो वो जाइगोट वाला डीएनए ही तो यहां जा रहा है। जो नए सेल बनते हैं उनका डीएनए डिफरेंट तो नहीं होता, क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से जाइगोट वाले डीएनए की कॉपी होती है और एक कॉपी चली जाती है नए सेल को।
जब जब सेल डिवाइड करते हैं डीएनए की कॉपी बनती रहती है, और वो तमाम कॉपीज इस डीएनए जैसी होती हैं जो स्टार्ट के जाइगोट का डीएनए था। तो जब सबका डीएनए सेम है तो फर्क कहां आया? और डीएनए किस चीज का बना है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डीएनए जीन्स का बना होता है। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? अब मैं क्वेश्चन करूंगा तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैंने आपको जहां न्यूक्लियस पढ़ाया था वहां यह बात समझाई थी कि डीएनए का वो यूनिट जो आपको सेल में कुछ बना के दे रहा है उसे आप कहते हो जीन। और ज्यादातर आप देखते हो कि जीन सेल में जो चीज बना के दे रहा होता है वो असल में आपकी प्रोटीन होती है। इसीलिए आसान अल्फाज में कह दिया जाता है कि जीन डीएनए का वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो हिस्सा है जो सेल को प्रोटीन बना के दे रहा है। हर दफा प्रोटीन नहीं बनाता, ये भी बता दूं, ज्यादातर हम कहते हैं कि वो प्रोटीन बना रहा होता है। तो आसान अल्फाज में डीएनए का वो हिस्सा जो सेल में कोई प्रोडक्ट बना दे, प्रोटीन बना दे, उसे आप कहते हो जीन। तमाम सेल्स का डीएनए सेम है। जब डीएनए सेम है तो तमाम सेल्स में जीन्स भी सेम है। तो फिर फर्क क्यों आया? सेल्स की स्पेशलाइजेशन कैसे हुई? अब ये वो बुनियादी फर्क है जो आपने समझना है। होता पता है क्या है? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है और हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, इस दौरान ना जो नए सेल्स बन रहे होते हैं इनके पास सभी में सब जीन्स हैं, लेकिन फर्क ये आता है कि कुछ सेल्स में कुछ जीन्स को ऑन रहने दिया जाता है और कुछ जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है। स्विच ऑन एंड ऑफ करते हो ना, ऐसे ही हमारे डीएनए के ऊपर जितने जीन्स हैं ये हर सेल में हैं, लेकिन फर्क ये आता है कि वो जो जीन्स हैं उनमें से कौन सा जीन एक्टिव है और कौन सा जीन इनएक्टिव है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा जीन ऑन है और कौन सा जीन ऑफ है, इसमें फर्क आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूं, फर्ज करो आपके पास 4 सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल है, न्यूरॉन है, मसल है और आपके पास कोई भी पैंक्रियास का एक सेल है, लेट्स से, और इन्हीं 4 सेल्स के पास 4 जीन्स हैं। ठीक है, 4 सेल्स हैं, चारों के पास 4 ही जीन्स हैं, लेकिन आप देखोगे कि रेड ब्लड सेल में इन 4 में से एक जीन एक्टिव होगी, बाकी 3 इनएक्टिव होंगी। लेकिन जब आप न्यूरॉन में आओगे ना, अब आप देखोगे इसमें डिफरेंट जीन एक्टिव होगी जो आरबीसी में एक्टिव नहीं थी, लेकिन बाकी की जीन्स इसमें इनएक्टिव हो जाएगी। आप सेल बदलते जाओगे, होंगी सभी के पास सेम जीन्स, लेकिन कौन सी जीन एक्टिव है और कौन सी जीन इनएक्टिव है, इसमें आता है फर्क। ये पॉइंट पिक हुआ है। जब आप किस जीन को एक्टिव करना है, किस जीन को इनएक्टिव करना है, ये काम डिफरेंट करते हो। हर सेल के अंदर डिफरेंट जीन्स एक्टिव होती हैं, डिफरेंट जीन्स इनएक्टिव होती हैं। तो आपके पास उन सेल्स में बनने वाली प्रोटीन्स भी डिफरेंट हो जाती है। मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट पहले समझो कि जीन सेम है, कौन सी जीन एक्टिव है, कौन सी जीन इनएक्टिव है, यह मुख्तलिफ होती है। अभी हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। जब आप डिफरेंट जीन्स एक्टिव करते हो ना, तो उन जीन्स की वजह से सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं ये भी डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि सेल्स में फर्क आना शुरू हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर वो जीन एक्टिव होगी जो उसे हीमोग्लोबिन बना के दे, और जब रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन आएगी तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन की जीन बाकी सेल्स में भी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन के अंदर भी हीमोग्लोबिन की जीन है, लेकिन न्यूरॉन जब बन रहा था तो उसमें हीमोग्लोबिन की जीन को इनएक्टिव कर दिया गया था। अब उसके अंदर जब वो जीन एक्टिव ही नहीं हुई, इसलिए हमने देखा न्यूरॉन के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनी और वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता। यही काम सभी के साथ होता है। तो आप क्या करते हो, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त जो नए सेल्स बनते हैं, हम उसमें जो डीएनए है उसकी जीन्स में से कुछ को एक्टिव करते हैं और कुछ को इनएक्टिव, डीएक्टिवेट कर देते हैं। जब आप सेल्स के अंदर जीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव करते हो
और हर सेल में डिफरेंट जीन्स एक्टिव होती हैं और डिफरेंट जीन्स इनएक्टिव होती हैं, तो आपके पास बनने वाला सेल मुख्तलिफ होता जाता है। इसी को हम कहते हैं कि सेल डिफरेंशिएट कर रहा है। जब आप जीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव करते हो तो उससे होता यह है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और जब प्रोटीन्स मुख्तलिफ होती हैं तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से सेल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और सेल्स का फंक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, यहां हम एक सिमुलेशन देखेंगे इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, कल दोबारा इसको पढ़ेंगे, फिर यही बातें जल्दी से क्विकली ओवरव्यू करूंगा ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ के अपने जहन में बिठा सको। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो है 46। रिमेंबर, न्यूक्लियस पढ़ते वक्त बात हुई थी, सेल के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनको अगर आप देखो तो हर क्रोमोसोम डीएनए का बना है। ठीक है, हर क्रोमोसोम, DNA ये देखो, molecules are double helix. यहां से आपको दिखाता हूं, ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है ये देखो, न्यूक्लियस के पास इस तरह के 46 क्रोमोसोम है। हर सेल के अंदर ये क्रोमोसोम सेम होते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक क्रोमोसोम उठाओ और उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करो तो आपको पता लगेगा कि हर क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, ये जो येलो पार्ट देख रहे हो ये डीएनए है जिसकी सुपर कॉइलिंग हुई हुई है। जब आप इस डीएनए को मजीद डिटेल से देखते हो तो आपको यहां पे कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं जिन्हें हमने हिस्टोन प्रोटीन कहा था। जब आप हिस्टोन प्रोटीन्स को अलग कर दोगे, ये देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन इसलिए थी ताकि बड़ा सा डीएनए छोटे से सेल के न्यूक्लियस में फिट हो, लेकिन जब आप इन प्रोटीन्स को अलहदा करते हो तो आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड अलहदा हो जाता है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास आया ना, ये देखो, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर छोटे छोटे यूनिट्स हैं। वो जो यूनिट्स हैं इन्हें आप असल में बच्चों कहते हो जीन। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो अब आपके पास डीएनए मैंने आपको दिखाया, ये डीएनए, और जब ये ऑर्गेनाइज हुआ क्रोमोसोम में तो ये क्रोमोसोम और डीएनए सभी सेल के अंदर सेम होते हैं। फर्क सिर्फ ये आता है कि आप किस जीन को एक्टिव करना है, किसको इनएक्टिव करना है, ये डिसाइड हो रहा होता है। हर सेल के अंदर डिफरेंट जीन्स एक्टिव होते हैं, डिफरेंट जीन्स इनएक्टिव होते हैं, इसलिए उनमें डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। जब उनमें डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। इसी चीज को बच्चों हम सेल स्पेशलाइजेशन, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, कल हमने इसको यहां से कंटिन्यू करना है, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और इस कंसेप्ट को आगे लेके चलना है। ये जो कंसेप्ट आज हमने इस एसएलओ में इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके साथ 3 एसएलओज मुंसलिक है। एक ये पहला एसएलओ है, एक इससे आगे है कि सेल स्पेशलाइजेशन हो क्यों रही है, और तीसरा वो कंसेप्ट है जिसमें हम वो जेनेरिक सेल्स की बात करेंगे, वो जो जनरल सेल्स हैं जिन्हें स्पेशलाइज किया जाता है। जी, जेटीएन वालों ने हैंड रेज किया था, क्या क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, जीन्स को एक्टिव और अनएक्टिव कौन करता है? बेटा इसके लिए बहुत डिटेल मशीनरी है सेल के पास। इसे हम सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी कहते हैं या मेटाबॉलिक मशीनरी कहते हैं। मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ आरएनए होते हैं, आपने उन आरएनए का नाम भी नहीं सुना होगा, माइक्रो आरएनए एक्सेट्रा, जो आते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस जीन को एक्टिव रखना है, किस जीन को इनएक्टिव रखना है। जीन्स को इनएक्टिव करने का एक तरीका यह भी होता है कि वो जो डीएनए का हिस्सा है ना, उसको कॉइल कर दिया जाता है। अब ये जो डीएनए का हिस्सा है,
जो बहुत स्ट्रांगली क्वाइल्ड हो गया है, ये ओपन ही नहीं होता। सेल के अंदर डीएनए का एक हिस्सा वो होता है जिसको ओपन ही नहीं किया जाता। इसको इतना टाइटली कॉइल किया जाता है कि ये जब ओपन नहीं ना होता तो इसके जीन्स एक्टिव ही नहीं होते। एक तरीका ये होता है। कौन करता है? इसके पास सेल में पूरी मशीनरी है जिसमें मल्टीपल प्रोटीन्स और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बहुत को आरएनए का नहीं पता होगा, ये भी डीएनए की तरह एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। हम पढ़ेंगे आगे बायोकेमिकल वाले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल शेखुपुरा। दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर जी, आपने कहा था कि जब हम रमजान में रोजे रखते हैं तो अभी आपने कहा कि ज्यादा देर खाना ना खाएं तब स्टमक में गैस रिलीज होता है। तो जब हम रमजान में 10-12 घंटे तो नहीं खाते तो तब क्या होता है? यही होता है बेटा जी, एक ही बात अप्लाई होगी वहां पे भी। रमजान में खाना ना खाओ 12 घंटे, लेकिन खाने के सामने बैठ जाओ, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ, वो यही होता है। सेंट्रल स्कूल शाहजहां, बाहर आ जाओ उससे। आज वाले एसएलओ पे बात करो। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस जी बच्चों। सर जीन्स क्या होता है? जीन्स क्या होती हैं? आई थिंक आप लोग इस चैप्टर में जब हम सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे शायद आप लोग तब नहीं थे। आपके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम को जब आप ओपन करते हो तो आपको पता लगता है इसमें दो चीजें हैं। एक आपके पास, उस सिमुलेशन पे आए, एक आपके पास वहां प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, इनका वही काम होता है जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर नलकी देखते हो ना, नलकी के अंदर वो एक पाइप होता है जिसके राउंड आपने धागा लपेटा होता है, ठीक है? वो जो नलकी का छोटा सा पाइप है, प्लास्टिक है या गत्ता है, उसके राउंड जो आपने धागा लपेटा हुआ है, अगर आप उस धागे को ओपन करना शुरू करो तो वो शायद आपकी पूरी गली या मोहल्ले में फैल जाए, लेकिन आपने इतनी सी नलकी पे उसे फिट किया होता है। यही काम हमारे सेल में डीएनए के साथ होता है। डीएनए का फाइबर लेंथ में बहुत बड़ा होता है, सेल बहुत छोटा होता है, लेकिन हमने इस बड़े से डीएनए को छोटे से सेल में और उसके भी न्यूक्लियस में फिट करना होता है। फिर हम वहां क्या करते हैं, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स आती हैं जिन्हें आप हिस्टोन प्रोटीन कहते हो। इन प्रोटीन्स के राउंड आप देख सकते हो डीएनए को रैप किया जाता है, और ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं और यह काम कंटिन्यू रहता है। ये देखो, प्रोटीन्स को मजीद फिर एक दूसरे पे कॉइल किया जाता है ताकि वो जो बड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, वो छोटे से क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाए। ये जो अब आपके पास प्रोटीन्स हैं, जब आप इसको भी हटा देते हो तो आपके पास आ जाता है डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए की कंपोजिशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ भी आएगी। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर छोटे छोटे से यूनिट्स हैं। वो छोटे से छोटा डीएनए का यूनिट जो सेल में कुछ बना रहा है, अब वो प्रोटीन बना रहा है या आरएनए बना रहा है, आप उस यूनिट को जीन कहते हो। जीन और डीएनए कंपोजिशन में एक ही चीज है। डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर वो छोटा सा स्ट्रक्चर जो सेल में प्रोडक्ट बनाता है वो उसका जीन कहलाता है। डीएनए क्या है, किस चीज का बना है? आरएनए की हम बात करते हैं जब हमारा चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, वहां हम न्यूक्लिक एसिड में इस चीज को डिटेल पढ़ेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हमारे लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो रहा है। आपके पास किताब में ये कंसेप्ट लिखा हुआ है बच्चों, आपने इसको लाजमी पढ़ना है और जिसका इंटरेस्ट डेवलप हो वो इससे आगे जाएगा। और आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर का एक टॉपिक है और चैप्टर 4 के एंड पे स्टेम सेल्स का एक टॉपिक है। अच्छी बात है अगर आप लोग एक दफा वो भी पढ़ लोगे, आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो जाएगा। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।